हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा पाठ 14, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो बच्चों, इसका परिचय भी हम पढ़ लेते हैं और पाठ की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन कब व किस प्रकार हुआ, इन सब की जानकारी प्रदान की गई है। आइए पाठ पढ़कर विस्तार से जानें। तो आइए बच्चों, इसके बारे में विस्तार से इस पाठ में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले है राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म। मतलब राष्ट्रवाद क्या होते हैं बच्चों? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसी दृढ़ भावना होती है जो उसकी गौरव के लिए, उसकी आजादी के लिए और उसके प्रेम में निहित होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है राष्ट्रवाद के लिए कुछ विशेष परिवर्तनों ने लोगों को एक विशेष मुद्दे के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है, ये क्वेश्चन है। मतलब इन क्वेश्चंस ने, ये दोनों प्रश्नों ने यह देश क्या है और किसके लिए है ने सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों को एक विशेष मुद्दे पर। ठीक है, इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत से तात्पर्य है यहाँ की जनता। भारत से तात्पर्य क्या है? भारत क्या है? भारत की जनता है। जनता से मिलकर ही तो हमारा भारत बना है ना बच्चों। भारत यहाँ रहने वाले सभी रंग, जाति, वर्ग, पंथ, भाषा या लिंग वाले सभी लोगों का घर है। क्या बच्चों, जो भारत है ना, भारत क्या है? भारत के अंदर रहने वाले जो अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, वर्ण के लोग हैं, भाषा वाले, बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे भारत में। ठीक है, अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग लिंग वाले लोग हैं, इन सभी का क्या है? भारत घर है बच्चों। ठीक है, यह देश और इसके सारे संसाधन एवं व्यवस्थाएं उन सभी के लिए हैं। इस जवाब मतलब कि बच्चों, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए ही भारत के सभी संसाधन हैं और सभी व्यवस्थाएं हैं। उनकी नागरिकों की सुविधाओं के लिए ही भारत के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो सब भारत के रहने वाले लोगों के लिए ही हैं, जो उसके नागरिक होते हैं। इस जवाब के साथ यह एहसास भी हुआ कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों के जीवन पर नियंत्रण किए हुए हैं तथा जब तक यह नियंत्रण नहीं हटेगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। मतलब बच्चों, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया, अपना गुलाम उपनिवेश बना दिया, तब क्या था? वहां के जो भारत के संसाधन है, सारे रिसोर्सेज है, सभी व्यवस्थाएं, सब कौन इस्तेमाल कर रहा था? ब्रिटिशर्स लोग कर रहे थे। और भारत उन सब से वंचित, मतलब भारत के जो नागरिक है वो उन सब से वंचित रह रहे थे। ठीक है, तो यदि वो इन सब हम पर काबू रखेंगे, उपनिवेश बना करके हमारा शोषण करेंगे, हमारे संसाधनों को विदेश ले जाएंगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? तो हमारा विकास तो हो ही नहीं सकता है। और जब तक उनका नियंत्रण नहीं हटेगा तब तक वो भारतीयों के सारे संसाधन मिलेंगे नहीं। तो इस भावना ने भी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आगे देखिए, यह जागरूकता सन 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में स्पष्ट रूप से नजर आने लगी थी। ठीक है, अब जो जागरूकता थी ना बच्चों 1850 के बाद, उसके बाद जो राजनीतिक संगठन बने थे ना, उसके अंदर ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो स्पष्ट रूप से नजर आने लगी। ठीक है, सब लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के प्रति सोचने लगे। जो हमारे संसाधन है देश के, वो हमें ना मिलकर के हमसे छीन लिए जा रहे हैं, इनके बारे में सब सोचने लगे। और संगठनों में ये बात झलक रही थी, जितने भी राजनीतिक संगठन बने थे 1850 के बाद। आगे देखिए बच्चों, 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह जागरूकता और बढ़ चुकी थी। मतलब उसके बाद 50 के बाद तो ये संगठनों में आप देख सकते हैं राष्ट्रवाद की झलक, लेकिन 1870 से 80 के बीच के दशकों में जो राजनीतिक संगठन बने उनमें यह जागरूकता और बढ़ चुकी थी। लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के लिए, देश के संसाधनों के लिए, देश की जनता के लिए, अपनी आजादी के लिए और भी ज्यादा जागरूक हो चले थे।
इनमें से अधिकतर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेज शिक्षित पेशेवर ने संभाल रखी थी। तो मतलब बच्चों, जो इन जो संगठन थे ना, राजनीतिक संगठन, इनकी जो बागडोर थी वो लॉयर यानी कि वकील आदि जो अंग्रेज शिक्षित पेशेवर ने संभाल रखी थी। जो पेशेवर वकील थे, शिक्षित थे, उन्होंने इन राजनीतिक संगठनों की बागडोर, इनकी जिम्मेदारी संभाल रखी थी, कार्यभार संभाल रखा था। ठीक है बच्चों। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, भारतीय कांग्रेस तथा बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन आदि इस प्रकार के प्रमुख संगठन थे। अब उन संगठनों के बारे में अगर हम ध्यान दें तो उनमें से कौन कौन से मुख्य संगठन थे जिनके अंदर ये सारी चीजें, जागरूकता चल रही थी और बच्चों राष्ट्रवाद की भावना दिख रही थी। तो ये कौन कौन संगठन है बच्चों, हमने यहाँ पर देखा। पूना सर्वाधिक सभा, सार्वजनिक सभा, जो पूना की सार्वजनिक सभा थी वो इंडियन एसोसिएशन थी, मद्रास महाजन सभा थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी तथा बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन। ये सब क्या थे, प्रमुख राजनीतिक संगठन थे जिसके अंदर राष्ट्रवादी भावना और जागरूकता की बच्चों झलक देखने को मिल रही थी। ठीक है, आगे देखिए। पूना सार्वजनिक सभा, जो पूना की जो सार्वजनिक सभा थी, ये भी एक राजनीतिक संगठन था। इस नाम से को ध्यान से पढ़िए। अब इस नाम को ध्यान से पढ़ना है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है, इसके बारे में हम कुछ जानने वाले हैं कि सार्वजनिक का अर्थ होता है सबके लिए अथवा सब लोगों का, सार्व सभी जनिक लोगों का। अब सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सबका, सभी के लिए, सबका। ठीक है, यही होता है इसका मतलब, जनता के लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति से वह संबंधित नहीं होगा, जितनी भी वहां पर जनता होगी उन सब से वह संबंधित होगा। ठीक है बच्चों, तो यह किसका अर्थ है बच्चों, ये सार्वजनिक शब्द का अर्थ होता है। आगे देखिए, हालांकि इनमें से बहुत से संगठन देश के विशेष भागों में कार्य करते थे। अब इनमें से बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो देश के अलग अलग भागों में कार्य करते थे। ठीक है, परंतु वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। वो कहते थे कि ये हमारी खुद की आवाज नहीं है, वो कहते थे ये पूरी भारत की जनता की आवाज है। ये केवल हमारा लक्ष्य नहीं, आजादी पाना या संसाधनों को बचाना या जनता की सेवा करना, ये पूरे भारत का लक्ष्य है। ऐसा वो अपने जो उनका एजेंडा होता था उसमें वह बताते थे। उनके अनुसार उनके लक्ष्य किसी विशेष क्षेत्र, कोई विशेष क्षेत्र हो गया, समुदाय हो गया अथवा वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, वो एक सार्वजनिक लक्ष्य थे, पूरे भारत की एक आवाज थी। ऐसा वह कहते थे। किसी वह क्षेत्र को डिनोट नहीं कर रहे हैं, किसी भाषावादी को, किसी जाति प्रथा को या किसी विशेष वर्ग को वह डिफेंड नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि पूरे भारत की आवाज है जो हमारे राजनीतिक संगठन के द्वारा हम बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, वे इस विचार के साथ कार्य कर रहे थे कि लोग संप्रभु हैं, मतलब अपने स्वयं सक्षम है खुद के ऊपर शासन करने के लिए। संप्रभु एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। संप्रभु मतलब खुद के ऊपर प्रभुता, और ये राष्ट्रवाद का बीज कह लो बच्चों। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या है, ये एक बुनियादी तत्व होता है। ठीक है, ये संगठन इस धारणा को प्रोत्साहन देते हैं, मतलब कि बढ़ावा देते हैं। ये सारे संगठन किस चीज को बढ़ावा देते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के विषय में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब ये बच्चों राजनीतिक संगठन हमें यह बताते हैं, जनता को यह जागरूक करते हैं कि जो निर्णय है जनता के लिए, भारतीय जनता के आंतरिक जो मामले हैं और उनके विषय में निर्णय लेना है, वह उनका स्वयं अधिकार होना चाहिए। उसके निर्णय लेने के लिए उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चों उनको संप्रभु बनना चाहिए। ठीक है, अब 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और बढ़ गया। मतलब 1870 से लेकर के 1880 के दशक में क्या हुआ बच्चों, जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन के प्रति उनके लिए असंतोष मतलब गुस्सा अंदर और बढ़ गया। किसका, भारतीयों का। ठीक है, अब सन 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। एक आर्म एक्ट आया, कब बच्चों आया, 1878 में, जिसके अंतर्गत भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों कि भारतीय कोई भी
अपने पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकते हैं। हथियार रखना निषेध कर दिया गया। ठीक है, कौन से एक्ट में बच्चों? 1878 में आया था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के तहत अगर आप हथियार रखते हैं किसी भी प्रकार के, तो क्या होगे? आप कानूनन अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसी वर्ष वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को रोका जा सके। इस कानून के प्रावधान के अनुसार यदि किसी समाचार पत्र में कोई आपत्तिजनक चीज छापी जाती है, तो सरकार द्वारा उसकी प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ संपत्ति जब्त की जा सकती है। सन 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने की कोशिश की। अब देखो बच्चों, ये जो आपका वर्नाकुलर प्रेस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप अपने अखबारों में, अपनी पत्रिकाओं में, अपने लेखों में कुछ ऐसा नहीं छाप सकते हैं जिसमें सरकार की आलोचना हो, सरकार के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए हों, या सरकार की किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बुराई की गई हो। ऐसा आप कुछ भी नहीं छाप सकते। यदि आपने अखबारों में, अपने अखबारों में सरकार के प्रति ऐसी कुछ भी चीज छापी है, तो क्या होगा? आपके अखबार बंद हो जाएंगे, आपके प्रेस जब्त कर ली जाएगी, और जो संपत्ति है प्रेस से जुड़ी हुई, वह सब क्या हो जाएगी? सरकारी खाते में जब्त कर ली जाएगी। ये था बच्चों आपका क्या? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद क्या था? 1883 में क्या आया? सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने की कोशिश की। अब ये बिल क्या था? आइए इसको भी देखते हैं। किसको? इल्बर्ट बिल को। इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश अथवा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। देखिए, जो ये इल्बर्ट बिल है, ये कहता है कि जो भारतीय न्यायाधीश अथवा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। ब्रिटिश अथवा यूरोपियों पर क्या कर सकते हैं? भारतीय न्यायाधीश मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यदि कुछ गड़बड़ हुई, तो जो भारत के न्यायाधीश हैं वो ब्रिटिशर्स को, या फिर यूरोप के जो न्यायाधीश या यूरोप के जो व्यक्ति हैं, उन पर मुकदमे चला सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटेन से संबंध रखता है या यूरोप से संबंध रखता है, उस पर क्या कर सकते हैं बच्चों? उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, यह प्रावधान था किसमें बच्चों? इल्बर्ट बिल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इल्बर्ट बिल क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, जिससे भारत में कार्य करने वाले अंग्रेज तथा भारतीय न्यायाधीशों के मध्य समानता स्थापित की जा सके। अब इस बिल के, इल्बर्ट बिल के आने से बच्चों क्या हुआ? इल्बर्ट बिल के आने से जो भारतीय न्यायाधीश थे और अंग्रेज तथा भारतीय, इन दोनों के बीच, जो अंग्रेज थे और भारतीय थे, उन दोनों के बीच बैलेंस का काम हुआ। ठीक है, उन दोनों के बीच क्या बच्चों? समानता आई। ठीक है, और ये समानता स्थापित की जा सकी किसके द्वारा बच्चों? इल्बर्ट बिल लागू करने के बाद। कब लागू हुआ इल्बर्ट बिल? 1883 में। ठीक है, आगे देखिए, जब अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार द्वारा यह विधेयक वापस ले लिया गया, तो भारतीयों द्वारा इस बात का बहुत विरोध किया गया। इस घटना के माध्यम से भारत में अंग्रेजों के वास्तविक रवैये का पता चलता था। अब देखिए, जब ये इल्बर्ट बिल आया ना बच्चों, तो क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कैसे हम पर, ब्रिटेन के लोगों पर या फिर यूरोप के लोगों पर ये भी मुकदमा चला सकते हैं, ऐसे कैसे? तो उन्होंने इस बिल को वापस लेने के लिए बहुत विरोध किया। इस बिल का बहुत विरोध किया गया और इस बिल को लागू ना करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। ठीक है, जिससे ये पता चल गया था कि उनका असली रवैया क्या है। जो ब्रिटिशर से, जो अंग्रेज लोग हैं, उनका असली मकसद क्या है, ये इस उनका रवैया इस चीज से साबित हो गया था कि उन्होंने इस जो इल्बर्ट बिल था, इसको नकार दिया। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षित भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता सन 1880 से ही महसूस की जा रही थी। कब बच्चों? जो शिक्षित भारतीय थे ना, एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता, मतलब पूरे भारत की एक आवाज बने, ऐसा राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस की रही थी शिक्षित भारतीयों के लिए। ठीक है, जो कि कुछ पढ़ लिख गए थे, जानकारी थी, जागरूक थे और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। ऐसे भारतीयों को बच्चों अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आवश्यकता
1880 से ही महसूस होने लगी थी। फिर लेकिन इल्बर्ट विधेयक ने इस आकांक्षा को और अधिक बढ़ा दिया। जब इल्बर्ट बिल का विरोध हुआ अंग्रेजों द्वारा, तब ये जो आकांक्षा थी कि अखिल भारतीय संगठन ये बनाया जाए, अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए, इस विचारधारा ने और जोर पकड़ लिया। ये विचारधारा और मजबूत हो गई कि अब बच्चों क्या हो गया कि इल्बर्ट बिल मना कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमें अखिल भारतीय, एक पूरे भारत की एक आवाज बनना जरूरी है। सन 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई, जो कि बंबई है, बंबई था उस टाइम पे, अब क्या है बच्चों, अब तो मुंबई है ना। तो अब सन 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निर्णय लिया। अब बच्चों यहाँ पर जो आज हम कांग्रेस पार्टी देखते हैं ना, आप सुनते होंगे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है बच्चों जिसका नाम क्या था पहले, जिसका नाम था बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो अब आप कांग्रेस के नाम से जिस पार्टी को जानते हैं, ये वही पार्टी थी। और यह क्या थी बच्चों, अखिल भारतीय संगठन था, एक पूरे भारत की एक आवाज थी। जब बच्चों ये संगठन बना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72 सदस्यों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधि थे उसमें, ठीक है। और बंबई में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अब बच्चों ये तो बन गया हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। उसके बाद देखिए संगठन के शुरुआती नेता, अब जो शुरू में जो संगठन के जो प्रसिद्ध नेता थे वो कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। और जो ये लोग थे बच्चों, ये कहाँ के थे, ये बंबई और कलकत्ता के ही मुख्य लोग थे, ठीक है। जिनमें ये सारे जो नेता हैं हमारे, ये उसके जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की, तब उसमें इन सभी नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों के अंदर ही थे ये। अब देखिए नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। जो दादा भाई नौरोजी थे वो क्या थे, व्यवसायी भी थे और प्रचारक भी थे, मतलब जागरूक करते थे, देश के कोने कोने में जा करके लोगों को अपने राष्ट्रवाद के लिए जागृत करते थे, ठीक है बच्चों। वे लंदन में निवास करते थे। वे कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे और उन्होंने तथा ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को पास लाने में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए बच्चों जो A.O. ह्यूम है, A.O. ह्यूम क्या है, एक ब्रिटिश अधिकारी है। और दादा भाई नौरोजी कहाँ रहते थे बच्चों, वह लंदन में रहते थे, ठीक है। अब वो जब कुछ समय के लिए भारत आए तो उन्होंने इस जो भारतीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना में भाग लिया। उसके बाद बच्चों उन्होंने ब्रिटिश संसद के भी कुछ समय तक सदस्य रहे, कौन, दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने क्या किया, भारतीयों को एकजुट करने के लिए, जागरूक करने के लिए A.O. ह्यूम के साथ कई प्रयास किए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो चित्र है आप देख पा रही है, दादा भाई नौरोजी का चित्र है। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक नतीजों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। जिस प्रकार से आर्थिक तरीके से पैसे का, जान का और प्रॉपर्टी का वो जो अंग्रेज लोग थे शोषण करते थे आर्थिक तौर पर, उसकी इनकी बुक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बहुत ज्यादा आलोचना की गई है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे है हमारा उभरता हुआ राष्ट्र, इमर्जिंग नेशन। मतलब जब हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र उभरना शुरू हुआ, तब के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले 20 वर्षों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के हिसाब से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक स्थान दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस ने निवेदन किया कि विधान परिषदों में भारतीयों को अधिक स्थान दिया जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। ऐसा किसने बोला बच्चों, ऐसा जब देखिए जब कांग्रेस पार्टी बनी, ठीक है, तब क्या हुआ, 20 सालों तक एक मध्यवर्गीय
मध्यम मार्गी पार्टी, यानी कि एक बिचौली जैसे काम करती रही है 20 सालों तक। इस दौरान क्या हुआ, कांग्रेस ने सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, किस सरकार में और शासन में क्या की, जो ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार का शासन था, उसमें उन्होंने भारतीयों को और अधिक स्थान दिए जाने के लिए आवाज उठाई। ठीक है, किसने बच्चों, जो हमारी ये पार्टी बनी थी, पूरे भारत की आवाज थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जिसका उस समय नाम क्या था बच्चों, उस समय बच्चों उसका क्या नाम था, आपने हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे देखते हैं, उसके बाद उन्होंने और क्या कहा, कांग्रेस के जो सदस्य थे, जो नेता थे, उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने निवेदन किया कि जो परिषद है, परिषदों में भारतीयों को अधिक स्थान दिया जाए, और अधिक स्थान दिए जाए, जो जिन प्रांतों में जो ये परिषदें है ही नहीं, उन प्रांतों में भी परिषदों का गठन किया जाए और भारतीयों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, परिषदों के अंदर सदस्य बना करके। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कांग्रेस सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिलवाना चाहती थी। जो कांग्रेस सरकार में जो भारतीय थे ना, भारतीय लोग थे कांग्रेस सरकार के अंदर, उनको भी ऊंचे पद दिलाना चाहती थी यह पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है हमारी। ठीक है, इस कार्य के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाए। उन्होंने ये कहा, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा जो सिविल सर्विसेज की सेवा है, जो लंदन में इसकी परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी करवाई जानी चाहिए। वहां यहाँ पर भी एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, यहाँ पर भी सिविल सेवा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा कहा गया। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के विरुद्ध चल रहे आंदोलन का एक भाग थी। जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की जो मांग थी ना बच्चों, वो नस्लवाद के विरुद्ध, तो नस्लवाद जो चल रही थी ना हमारे भारत के अंदर, उसके विरुद्ध आंदोलन का एक भाग थी। क्योंकि जब तक अधिकतर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही अधिकार था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक बच्चों क्या था, जो ऊंची ऊंची पोस्ट होती थी, जो ऑफिसर्स वाली पोस्ट होती थी, उन सब पर गोरे अंग्रेज अफसरों का ही क्या होता था बच्चों, स्थान होता था। ठीक है, अंग्रेज सामान्य रूप से यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को उत्तरदायित्व युक्त पद नहीं दिए जा सकते। अब जो अंग्रेज लोग थे, वो उनके अंदर क्या मेंटालिटी थी कि जो भारतीय लोग हैं उनको उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी वाले पद देना समझदारी नहीं है, ये बहुत हीन है, अनपढ़ है, गवार है, बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, और इनका जो कैपेसिटी है वो ऐसे पदों को हैंडल करने के लिए इनफ नहीं है। ये उनकी सोच थी बच्चों। आगे देखिए, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम तनख्वाह का एक बड़ा भाग ब्रिटिश भेज देते थे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे, अपनी भारी भरकम जो तनख्वाह थी उसका बहुत बड़ा भाग क्या करते थे, ब्रिटिश यानी कि अपने देश भेज देते थे। इसीलिए भारतीयों को आशा थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ सीमा तक भारत में रुकने लगेगी। अब जब उन्होंने ये सोचा कि ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बहुत सारी सैलरी आती है और उसका आधा से ज्यादा भाग अपने ब्रिटेन भेज देते हैं। अगर हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, जो हमको पैसा आएगा, तो कुछ पैसा हम अपने भारत में ही रोक सकेंगे, कुछ तो करें। इस तरीके से उनके दिमाग में, भारतीयों के दिमाग में यह सोच थी। भारतीयों का दावा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। भारतीयों ने क्या डिमांड किया बच्चों, कि जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग बनाया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति एवं बोलने की आजादी दी जाए। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, आर्म्स एक्ट के अंदर। ठीक है, और जो आर्म्स एक्ट था उसको निरस्त कर दिया जाए, मतलब आर्म्स एक्ट को खत्म कर दिया जाए। ऐसा डिमांड किया किसने, भारतीयों ने। और जो न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी, एक के अंदर थी, एक ही थी, तो उन दोनों को अलग करने की भी भारतीयों ने मांग की। देखिए, आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका उसका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के कारण ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। तो शुरू शुरू के वर्षों में कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने आर्थिक मुद्दे भी बहुत उठाए और उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों के कारण ही जो भारत में आर्थिक गरीबी है और अकाल जैसी स्थितियां हैं, वो इन्हीं के कारण हमारे यहाँ पर पड़ रही हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी जो नगदी फसलें थी, यानी कि जिसको कैश क्रॉप्स बोलते, ऐसी ऐसी तरीके से उगाते थे कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो लगातार जाती जा रही थी।
बंजर हो रही थी जमीन, जिससे अकाल पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, लगातार पेड़ कट रहे थे। तो बच्चों ये सब जो शोषण था भारतीयों का और भारतीय वन संपदा का और जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। ठीक है, बढ़ते लगान की वजह से काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे तथा अनाजों के भारी निर्यात के कारण खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न हो गई थी। अब क्या होता था बच्चों, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं और जमींदार हैं वो क्या हो गए, विपन्न, कंगले हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा, सब धन लुट चुका था, कर में चला गया था। इतने भारी भारी कर लगाए गए थे बच्चों कि कर में ही सारी संपत्ति चली गई थी, कुछ भी नहीं बच रहा था जमींदारों के पास और काश्तकारों के पास। अनाजों को भारी निर्यात के कारण क्या होता, खाद्यान्य पदार्थों की भी भारत के अंदर कमी हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश में हमारे यहाँ से खाद्यान्न जो थे बच्चों वो निर्यात कर दिए जाते थे। ठीक है, कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, ऐसा कांग्रेस ने डिमांड की है। कांग्रेस के रोल्स है कि कांग्रेस ने क्या क्या जनता की आवाज रखी ब्रिटिश सरकार के सामने। फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए अधिक अनुदान दिए जाए, मतलब जो खेतों में सिंचाई है उसके लिए साधन उपलब्ध कराया जाए, उनके लिए पैसा दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले व्यवहार और भारतीयों के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले वन प्रशासन के कारण वनवासियों की बढ़ती परेशानियों के बारे में बहुत से प्रस्ताव पारित किए। अब क्या था बच्चों कि जो विदेशों में जो भारतीय मजदूरों के साथ, जो विदेश में गए थे मजदूर हमारे भारतीय, उनके साथ व्यवहार और भारतीय लोग थे उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले जो वन प्रशासन के लोग थे, वन प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया भारतीयों के अंदर और भारतीयों के कार्यों में, जो आर्थिक कार्य वो जंगल पर डिपेंड होकर करते थे और विदेश में रहने वाले मजदूरों के साथ, उससे क्या होता है बच्चों, वनवासियों की परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके लिए भी जो कांग्रेस थी उसने आवाज उठाई। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस सिर्फ पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के पक्ष में ही नहीं बोल रही थी। अब देखो, जो कांग्रेस थी ना हमारी, वो केवल पढ़े लिखे संपन्न व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल केवल वो बड़े बड़े समुदाय और संपन्न व्यक्तियों के बारे में ही बात करती थी। वह जो जमीनी तौर पर जो गरीब किसान है, मजदूर है और चाहे वो महिला है या पुरुष, सबके अधिकारों के बारे में बच्चों वो बात कर रही थी। ठीक है, मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से जनता को अवगत कराना चाहते थे। जो मध्य मार्गी, जो कांग्रेस के नेता थे, वो क्या करते थे, क्या करना चाहते थे बच्चों, वो कांग्रेस के जो अन्यायपूर्ण चरित्र है, जो इसके अंदर का मैल है, वो भारतीय जनता के समक्ष लाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने समाचार पत्र निकाले, लेख लिखे और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक विनाश की तरफ ले जा रहा है। मतलब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, देश का आर्थिक विनाश कर रही है। जो आर्थिक संसाधन है, चाहे प्राकृतिक संसाधन है, वन संपदा है, जमीन की संपदा है, ठीक है, खाद्यान्न है, ये सब चीजों को ढो ढो करके ब्रिटेन ले जा रही है और भारतीयों को पूरे तरीके से कंगाल बनाती जा रही है। ठीक है, उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की तथा जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। परंतु मध्य मार्गियों का यह भी मानना था कि अंग्रेज आजादी और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। अब जो मध्य मार्गियों का मानना क्या था कि अंग्रेज आजादी और न्याय के जो आदर्श हैं, जो न्याय की बातें हैं और आजादी की बातें, उनका सम्मान करते हैं। ऐसा किसको लगा बच्चों, जो मध्य मार्गी नेता थे उनको लगा। लिहाजा वे भारतीयों की न्याय संगत मांग को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए कांग्रेस का विचार था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो सरकार भारतीयों पर अत्याचार कर रही, उसी सरकार को भारतीयों की दशा से अवगत कराया जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता थे, मध्य मार्गी नेता, जिनका यह मानना था कि जो कांग्रेस जो सरकार है उसको जो अगर भारतीयों की दशाओं के बारे में हम अवगत कराएंगे, उनको पता चलेगा, तो क्या होगा, कुछ नरम रुख अपनाएंगे भारतीयों के लिए, उनके सुधार के लिए कार्य करेंगे। इसलिए बच्चों उनकी इस भावना से ही सरकार को पुनः अवगत कराया जाने के बारे में सोचा जाने लगा। ठीक है, मध्य मार्गी नेताओं के द्वारा। आगे देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट।
ऐसा किसने कहा, आइए देखते हैं। 1690 के दशक तक बहुत से लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर प्रश्न उठाने लगे। जो 1690 के दशक था ना बच्चों, कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर लोग क्वेश्चन उठाते थे, उनसे क्वेश्चन करते थे, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता अधिक आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धति के अनुसार कार्य करने लगे थे। तो बच्चों जो पंजाब में और बंगाल और महाराष्ट्र में कौन कौन से नेता, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये ऐसे नेता थे बच्चों जिन्होंने परिवर्तनवादी उद्देश्यों को, मतलब परिवर्तन लाना उद्देश्यों में अपने, ठीक है, अपने परिवर्तन वाले उद्देश्यों को सिद्ध करना, पद्धतियों के अनुसार कार्य करने लगे, सुधार वाली पद्धतियों के अनुसार क्या काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए गर्मपंथियों की आलोचना की थी तथा आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर क्या दिया बच्चों, बल दिया। वो कहते थे कि विनती किया, निवेदन, जो आप निवेदन करते हैं सरकार से, निवेदन की राजनीति करते हैं सरकार से, ब्रिटिश सरकार के सामने झुकते हैं, उससे क्या होता है, उससे बच्चों कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होता है, आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और आत्मनिर्भरता और जो रचनात्मक कार्य यानी कि खुद की जो कलाएं है, ठीक है, स्किल्स के कार्यों पर क्या किया, उन्होंने महत्व दिया। ठीक है। इन सभी नेताओं ने, उनका विचार था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं अपितु शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। इन सब का क्या था बच्चों इरादा, इन सब का क्या था, इन सब का कहना था कि सरकार को जो सरकार के नेक इरादों पर नहीं करना चाहिए विश्वास, बल्कि अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है। लोगों को स्वराज के लिए आवाज उठानी चाहिए, ऐसा बोला गया इन नेताओं के द्वारा कि अपने स्वराज के लिए भारतवासियों को स्वयं आवाज उठानी चाहिए। अब तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने नारा दिया बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है। आगे देखिए, सन 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। किसने बंगाल का बंटवारा किया था बच्चों 1905 में, लॉर्ड वायसराय कर्जन ने। किसने किया था, वायसराय कर्जन ने। उस दौरान बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, मतलब सबसे बड़ा प्रांत, सबसे रिच प्रांत था कौन, बंगाल, भारत का, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है चित्र बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। तिलक के संपादन पर निकलने वाला मराठी समाचार पत्र केसरी, केसरी की शुरुआत इन्होंने की थी। केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया। जिसको इन्होंने छपवाना शुरू किया था बच्चों, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही इसका जो प्रिंटिंग है केसरी समाचार की वो शुरू की थी। और ये ब्रिटिश सरकार के कट्टर आलोचक थे। उस जो केसरी नाम का जो पत्रिका थी, मराठी समाचार पत्र था, इसके अंदर ब्रिटिश सरकार की वह पुरजोर आलोचना करते थे। आगे देखिए, अगला चित्र है हमारे पास लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रसिद्ध राष्ट्रवादियों में से एक थे। वे याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी की एक प्रमुख नेता थे। मतलब क्या कह सकते हैं बच्चों, पंजाब के नेता थे और राष्ट्रवादियों में से एक नेता थे जिन्होंने वे याचिका को और निवेदनों की राजनीति का विरोध करते किया। मतलब आप रिक्वेस्ट करने से आपको ब्रिटिश सरकार में कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ऐसा ये कहते थे। ठीक है। अमूल परिवर्तनकारी वादी के एक प्रमुख नेता होने के कारण वे आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य रहे। आर्य समाज में भी वो अपना काम करते थे। ठीक है। आगे देखिए, बिहार और उड़ीसा, जो कि अब क्या है, ओडिशा है। ठीक है। कि कुछ भाग भी उस समय बंगाल का भाग थे, जो कि अब अलग हो गए हैं। उस समय क्या थे, बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग भी बंगाल रेजिडेंसी के अंदर आता था। अंग्रेजों का मानना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन करना आवश्यक था। अब अंग्रेजों का क्या मानना था, अंग्रेजों का यह मानना था कि जो प्रशासकीय सुविधा को बरकरार रखने के लिए, प्रशासकीय सुविधा के को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन करना बहुत आवश्यक था। ऐसा कौन सोचते थे बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका ऐसा मानना था। लेकिन इस प्रशासकीय सुविधा का अर्थ क्या था, मतलब जो ये प्रशासकीय सुविधा थी, इसका अर्थ क्या था। तो बच्चों, इससे किसी को क्या सुविधा मिलने वाली थी। जो प्रशासकीय सुविधा है, ये जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है और इससे
किसी को क्या सुविधा मिलने वाली थी? ये जो प्रश्न है इनके लिए, इनसे ये स्पष्ट होता है कि इसका संबंध अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के लाभ से था। जिससे क्या लाभ, किसको लाभ मिलने वाला है? अंग्रेज अफसरों को लाभ मिलने वाला है और जो व्यापारी लोग दल है उनको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, परंतु सरकार ने गैर बंगाली क्षेत्रों को अलग करने के बजाय उनसे पूर्वी भागों को अलग करके असम में शामिल कर दिया। जो उसके जो पूर्वी भाग थे, मतलब जो गैर बंगाली क्षेत्र थे, उनको अलग करने के बजाय उन्होंने क्या किया? सरकार ने क्या किया बच्चों? सरकार ने उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में शामिल कर दिया। ठीक है, ये तरीके की पॉलिटिक्स खेली। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर रोक लगाई जाए। ठीक है, जो बंगाली राजनेता थे उनकी ग्रोथ पर स्टॉप लगाना था, बंगाली जनता को विभाजित कर दिया जाए और जो उनकी यूनिटी है उसको तोड़ दिया जाए बंगाल के अंदर। बंगाल के बंटवारे से देश भर में रोष व्याप्त हो गया, गुस्सा भर गया पूरे देश में। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। सबने इसका क्या किया बच्चों? विरोध किया। सभी जनसभाएं आयोजित की गई और जुलूस निकाले गए। जनसभाएं आयोजित की गई, जुलूस निकाले गए। ठीक है, और इसका पुरजोर विरोध किया गया। इतना रोष था जनता के अंदर, भारतीय जनता के अंदर। जन प्रतिरोध के नए नए मार्ग खोजे गए। जो जन प्रतिरोध है ना बच्चों, उसके अलग अलग नए नए मार्ग खोजे गए, सॉरी नॉट खोले गए, इट्स खोजे गए। सो इससे जो संघर्ष उत्पन्न हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब जो संघर्ष इस आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली था, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के तौर पर आंध्र के डेल्टा क्षेत्रों में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। अब क्या था? आंध्र के डेल्टा क्षेत्रों में इसे किस आंदोलन के नाम से जानते थे? तो बच्चों आंध्र के जो डेल्टा क्षेत्र में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन ने पुरजोर विरोध किया ब्रिटिश शासन का और उन्होंने कहा कि तुम हमारा शोषण कर रहे हो। ठीक है, तथा स्वदेशी उद्यमों, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे देश के अंदर पनपते हुए, स्वयं सहायता, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। अब यहाँ पर जागरूकता इस लेवल पर आती है कि भारतीय लोगों ने क्या किया बच्चों? राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बात करना शुरू किया, राष्ट्रीय भाषा के उपयोग को महत्व देने शुरू कर दिया, प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया, उद्यमों को, छोटे छोटे जो उद्योग थे उनको बढ़ाना शुरू कर दिया और स्वयं की सहायता पर जोर देना चाहा। ठीक है बच्चों, स्वराज हेतु अमूल परिवर्तनवादी जनता को लामबंद करने तथा ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। अब स्वराज के लिए, यानी कि खुद पर शासन के लिए, खुद का शासन के लिए जो भारतीय लोग थे उन्होंने अमूल परिवर्तनवादी जो चीजें हो रही थी वहां पर जनता को, जो भारत की जनता थी उसको लामबंद करने, ठीक है, तथा ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं, उन सब की जो उनके वस्तु थी, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स थे, उनके जो नीति नियम थे उनका बहिष्कार करना शुरू किया। जिसमें विशेषतः बहिष्कार हुआ बच्चों ब्रिटेन की वस्तुओं का जो भारत में लाकर बेची जा रही थी। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को समाप्त करने हेतु क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे और कुछ लोग ऐसे थे जो क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करते थे अपनी भारत को आजाद दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में सम्मिलित होने लगे। स्वदेशी आंदोलन जब चालू हुआ बच्चों तो हजारों लोग, भारी संख्या में लोग आने लगे और जुलूसों में क्या बच्चों शामिल होने लगे। ठीक है, 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई। जो 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई बच्चों तो कुछ अन्य घटनाएं भी घटी। कौन कौन थी वो घटनाएं, क्या क्या थी बच्चों? तो सन 1906 में ढाका में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अब बच्चों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ।
मुस्लिम लीग जिस पार्टी का सहारा लेकर के बच्चों क्या हुआ, भारत का बंटवारा भी हुआ। ठीक है, और इसके अंदर क्या थे, मुसलमान जो अमीर जो मुसलमान थे, जमींदार थे, नवाब थे, उन्होंने एक समूह बनाया और मुस्लिम लीग की शुरुआत की, उसका गठन कर दिया। ठीक है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया इसी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की मांग की, मतलब कि अलग निर्वाचन मंडल चाहिए मुसलमानों के लिए। सन 1909 में सरकार ने इस मांग को मान लिया। अब सरकार ने यह मांग मान भी ली कि तुम मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। ठीक है, और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। अब मॉमडन्स के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ सीटें भी पार्टी में आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुनकर भेजा जाता था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों पर अपना राजनीतिक समर्थन बनाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। जो लोग थे राजनेता थे, बड़े बड़े राजनेता, उन सब के अंदर के अपने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन, कि मतलब आप हमारे धर्म के हो तो आप हमें सपोर्ट करो, आप उनके धर्म के हो इसीलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। इस तरीके से जो धार्मिक भेदभाव था बच्चों, वह पार्टीज में आ गया। ठीक है, अब आगे 1907 में कांग्रेस बिखर गई, कांग्रेस टूट गई बच्चों। मध्य मार्गी खड़ा धड़ बहिष्कार की राजनीति के खिलाफ था। जो मध्य मार्गी जो धड़ा था बच्चों, वो बहिष्कार जो कर रहे थे देश का, मतलब ब्रिटिशर्स का, उनकी वस्तुओं का, उसके खिलाफ हो गए। ठीक है, इन लोगों का विचार था कि इसके लिए बल प्रयोग की जरूरत होगी, केवल बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, इनके लिए क्या होगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, केवल रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों क्या हो गया, कांग्रेस में मतभेद आ गया। ठीक है, जो उचित नहीं है। संगठन के बिखरने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का प्रभाव बन गया। किसका प्रभाव बन गया बच्चों, मध्य मार्गी का प्रभाव बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर कार्य करने लगी। जो तिलक, बाल गंगाधर जो तिलक थे, उनके अनुयायी, उनके जो समर्थक थे, वो कांग्रेस के बाहर जाकर काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में पुनः एकता का सूत्रपात हुआ। अब 1907 में क्या हुआ बच्चों, कांग्रेस बिखर गई। अब 1915 में दोबारा से एक हो गई है। अगले वर्ष कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जो लखनऊ समझौता था ना ऐतिहासिक, उस पर हस्ताक्षर हुए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों पार्टीज ने मिलकर के हस्ताक्षर किया। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर कार्य करने का निर्णय किया। और ये जो हस्ताक्षर हुए, किस समझौते पर हुए थे बच्चों, इस समझौते पर हुए थे कि जो हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों संगठन मिलकर के आपस में प्रतिनिधि सरकार के लिए काम करेंगे। ठीक है, एक सरकार बनाएंगे भारत के लिए। जन राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ मास नेशनलिज्म। तो बच्चों, सन 1919 के पश्चात अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में बदलने लगा। जो 1919 के बाद क्या बच्चों, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, वो अब जन आंदोलन का स्वरूप लेने लगा। अब लोग जन आंदोलन करने लगे। आदिवासी, किसान, स्त्रियां और विद्यार्थी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में सम्मिलित होने लगे। कौन कौन शामिल होने लगे बच्चों, आदिवासी महिलाएं हो गई, किसान हो गए, आदिवासी पुरुष भी हो गए, स्त्रियां हो गई, विद्यार्थी हो गए, ये सब इसमें भारी पैमाने पर सम्मिलित हो गए। ठीक है, आंदोलन में कई बार इस आंदोलन में औद्योगिक मजदूरों ने भी अपना योगदान दिया। जो उद्योगों में मजदूरी का काम करते थे, उन्होंने भी क्या किया बच्चों, इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। 20 के दशक से कुछ विशेष व्यवसायी समूहों द्वारा भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन दिए जाने लगा। जो 20 के दशक में जो कुछ विशेष व्यवसायिक समूह थे, समूहों द्वारा भी कांग्रेस को एक सक्रिय समर्थन दिया जाने लगा। ठीक है, ऐसा होने के क्या कारण थे, ऐसा क्यों होता था? तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बदल चुकी थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। हालांकि भारत उसमें शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने भारत को उसमें शामिल कर दिया था, और उसके विश्व युद्ध के बाद भारत में उसका बहुत असर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से क्या बच्चों, बदल गई थी। युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में बढ़ोतरी हुई। इस खर्चे की पूर्ति के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक लाभ पर कर में वृद्धि कर दी। अब जब
सुरक्षा हेतु जब युद्ध के दौरान खर्चा हुआ, तो उस युद्ध में जो खर्चा हुआ सुरक्षा के ऊपर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको वापस लाने के, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया, निजी आय और व्यवसायिक जो लाभ है उन पर क्या कर दिया बच्चों, कर लगा दिया, जिससे कि जो नुकसान हुआ है, व्यय हुआ है, उसकी वसूली की जा सके। अब सैन्य व्यय बढ़ोतरी और युद्धक आपूर्ति के कारण आवश्यक कीमतों की चीजों में बड़ा उछाल आया तथा आम जनता का जीवन दूभर हो गया। मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो युद्ध की जो चीजें थी उनमें पूर्ति करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो आम जीवन जीना था वह बहुत ज्यादा कठिन हो गया। आय नहीं मिलने लगी लोगों को, युद्ध के बाद आवश्यक चीजों जो जीवन यापन के लिए भारतीयों की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं थे वो भी नहीं मिलने पाई। ठीक है, अब चीजों में, कीमतों में बहुत उछाल आ गया। आम जनता का जीवन क्या हो गया बच्चों, बहुत दूभर हो गया, मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ व्यावसायिक समूह युद्धों में अत्यधिक लाभ कमा रहे। जो व्यावसायिक समूह थे युद्धों में बहुत प्रॉफिट ले रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं के, जो औद्योगिक वस्तु कौन थे बच्चों, जूट के बोरे, कपड़े और पटरियां, ठीक है, ये इसकी मांग में वृद्धि कर दी तथा दूसरे देशों से भारत आने वाले आयात में कमी लगा दी। जो भारत में कर था, आयात होता था, उसमें कमी कर दी। और यहाँ से बच्चों जो कच्चा माल, युद्ध ने औद्योगिक जो वस्तुएं हैं उनका निर्यात बहुत ज्यादा भारी मात्रा में करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस प्रकार युद्ध के समय भारतीय उद्योगों में बढ़ोतरी हुई और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि भले ही वह अपने फायदे के लिए व्यवसाय करवा रहे थे या व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन भारतीय उद्योगों में क्या हुआ, उससे बढ़ोतरी हुई और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। ठीक है, युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया। युद्ध ने क्या किया, अंग्रेजों को अपनी सेना को और बड़ा करने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। एक विदेशी युद्ध के लिए गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए जोर दिया जाने लगा। ठीक है, अपनी जो अंग्रेज लोग थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे, अब विदेशी युद्ध के लिए, बाहर भेजने के लिए युद्ध में, ठीक है, अपने हमारे यानी कि हमारे भारत से गांव से लोगों को भर्ती करना सेना में शुरू किया और बाहर भेजने लगे। ठीक है, बहुत से सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया, अपने देश से बाहर। इनमें से बहुत से सिपाही युद्ध के बाद यह सबक लेकर वापस आए कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस प्रकार शोषण कर रही हैं। और जो वहां से सैनिक वापस आए बच्चों, तो वो ये समझ पाए कि किस प्रकार जो साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं, किस प्रकार बच्चों एशिया और अफ्रीका के जो रिसोर्सेज है, उनके देश है, उनका किस प्रकार दोहन और शोषण कर रही है। परिणाम स्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। अब भारत में क्या जो सैनिक आए थे भारत में बाहर से सेवा दे करके, वो क्या करने लगे बच्चों, वो भी क्या औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अतिरिक्त सन 1917 में रूस की क्रांति हुई। किसकी क्रांति हुई बच्चों, रूसी क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। ठीक है, ये जो घटना हुई, मतलब युद्ध के लिए विदेशों में भेजना और समाजवादी धारा के प्रति जो भारत में आक्रोश फैलना, औपनिवेशिक शासन का विरोध करना, इन सब से क्या हुआ, रूस की क्रांति हुई। सॉरी, इन सब के बाद क्या हमें देखने को मिलती है, इन सब के बाद हमें रूस की क्रांति देखने को मिलती है 1917 में। कब बच्चों, 1917 में रूसी क्रांति हुई। अब रूसी क्रांति के बाद क्या होता है बच्चों, इस घटना के बाद प्रभाव ये होता है कि जो किसान थे, मजदूर थे, उनमें संघर्ष, गुस्सा भर गया। ठीक है, संघर्ष भर गया। संघर्ष के समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। मतलब संघर्षों के विचार फैलने लगे और समाजवादी विचार भी फैलने लगे। किसके बाद, रूस की क्रांति के बाद, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। और इससे ही बच्चों जो भारतीय राष्ट्रवादी हैं उनमें क्या हो गया बच्चों, नई प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है, महात्मा गांधी का आगमन, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। इन्हीं दशाओं में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे। अब इन्हीं दशकों में क्या हुआ, महात्मा गांधी का आगमन होता है। वो एक जन नेता के रूप में सबके अंदर अपनी पहचान बनाते हैं। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब बच्चों, 1915 में। कब, जब वो 46 वर्ष के थे।
वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अहिंसक आंदोलन चला रहे थे कहाँ पर बच्चों? नस्ल भेदी आंदोलन चला रहे थे, अहिंसक से भरे थे जो, और वो कहाँ चला रहे थे? अफ्रीका में। ठीक है, तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका सम्मान करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलनों के कारण उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सभी प्रकार के भारतीयों से मिलने जुलने का उनको अवसर मिलता रहता था। और इन सब से मिलजुल करके बच्चों वो अपनी समझ को, उनकी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने पहले वर्ष पूरे भारत का दौरा किया। ठीक है, इस दौरान यहाँ के लोगों उनकी आवश्यकताओं तथा स्थितियों को समझने का प्रयास करते थे, दौरा करते थे और स्थितियों का क्या करते थे बच्चों? स्थितियों के बारे में पता लगाते थे। ठीक है, समझते थे, उनको समझने का प्रयास करते थे। उनके प्रारंभिक प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। जब उन्होंने देखा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और उन्होंने पर्सनली जो घूम घूम करके इंस्पेक्शन करना शुरू किया, तो उन्होंने चंपारण और खेड़ा, अहमदाबाद की जो स्थानीय आंदोलन थे उनमें भाग लिया और वह उभर कर सामने आए। इन आंदोलनों के जरिए वे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से मिले। किससे मिले? राजेंद्र प्रसाद से मिले और वल्लभ भाई पटेल से मिले। सन 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, क्योंकि बच्चों मिल मजदूरों का शोषण हो रहा था, हमको सैलरी नहीं मिल रही थी। तो बच्चों वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने मिल मजदूरों का क्या किया? नेतृत्व किया, उनकी हड़ताल का। कब किया बच्चों? ये उन्होंने 1918 में किया। ठीक है, अब चलिए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों का कुछ गहराई से अध्ययन करते हैं। उससे पहले बच्चों आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, इस चित्र में है नटाल कांग्रेस के स्थापक हैं डबरन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 1885 की तस्वीर है बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें क्या है? सन 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदी का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप इस चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? आप उन्हें पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने देख सकते हैं। अब उन्होंने क्या पहना है बच्चों? कोट और टाई पहने हैं पिछली कतार में। तो बच्चों ये हो सकते हैं, ठीक है, गांधी जी, सॉरी ये है हमारे गांधी जी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे आता है रॉलेट एक्ट, द रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, सॉरी, रॉलेट एक्ट को रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, द रॉलेट सत्याग्रह। सन 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। ठीक है, उन्होंने रॉलेट एक्ट का क्या किया बच्चों? विरोध किया। ठीक है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर रोक लगाने और पुलिस को और अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। मतलब कि क्या था ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके अंदर क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कुछ भी बोल लेंगे, अपने आप को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसको छीन लिया गया था। ठीक है, और पुलिस को और अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, पुलिस के पास मनमाने अधिकार थे, वो कुछ भी कभी भी पकड़ किसी को भी जेल में बंद कर सकती थी, कुछ भी मनमाने तरीके से कर सकती थी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति से छीन ली गई थी। इसके विरुद्ध में बच्चों क्या है, इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का विचार था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जो गांधी जी थे और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन सब का मानना था कि जो सरकार के पास ऐसे कोई भी अधिकार नहीं जिससे कि वो जो देश के नागरिक है उनके बुनियादी सुविधाओं पर रोक लगाए। ठीक है, उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत तथा निरंकुशवादी कहा। क्या कहा? इस रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत कहा या तथा निरंकुशवादी कहा। ठीक है, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए एवं हड़तालें की जाए। अब क्या किया उन्होंने इसका विरोध करने के लिए? कहा कि 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने ये कहा कि अहिंसक विरोध दिवस के रूप में क्या मनाना चाहिए? अपमान या याचना दिवस मनाना चाहिए। ठीक है, अब और उसके बाद ये दिवस मनाने के साथ क्या करना चाहिए बच्चों? ये दिवस मनाने के साथ साथ हड़तालें की जानी चाहिए। आंदोलन की शुरुआत करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का क्या गठन किया गया? ठीक है,
रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। पहली बार पूरे ब्रिटिश के खिलाफ जो है संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, जो जो क्या था बच्चों, रॉलेट एक्ट था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। हालांकि ये सामान्य और तौर पर शहरों तक ही सीमित था, केवल केवल शहरों तक ही था, लेकिन फिर भी अप्रैल 1919 में पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए तथा हड़तालों को आयोजित किया गया। जुलूस निकाले गए और हड़तालों को आयोजित किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को नष्ट करने के लिए दमनकारी मार्ग चुना। क्या, अब जो इन आंदोलन थे इनको दमन करने के लिए, इनको फिनिश करने के लिए क्या किया उन्होंने, दमनकारी जो आंदोलन थे उनको शुरू किया। ठीक है, सॉरी, दमनकारी नीतियां थी सरकार की आंदोलन को कुचलने के लिए, आंदोलन को शांत करने के लिए, वो जो है वो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करना शुरू किया, दमन करना शुरू किया क्रूरता से। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का भाग था। तो बच्चों, जो ये ऐसे संस्थाएं होती थी, विरोध होते थे, आंदोलन होते थे, इनको दमन करने के लिए एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को 1919 में जब निहत्थे लोगों पर सभा लग रही थी और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गेट बंद करके दोनों तरफ से पार का और गोलियां चलवा दी थी, जिससे कि नरसंहार हुआ था। ठीक है, और ये क्या था बच्चों, ये हत्याकांड इसी का उदाहरण है कि किस तरीके से उन्होंने वह दमन नीति को अपना रहे थे। और इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और विरोध प्रदर्शित करते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपनी पीड़ा और विरोध, गुस्सा जताने के लिए इस मैसेकर के बाद, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद, उन्होंने अपना रोष, गुस्सा प्रकट करने के बाद नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें सरकार से मिली थी वह उन्होंने वापस कर दी। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के समय लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने की कोशिश की थी। अब क्या था, रॉलेट एक्ट जो समय था उसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या था, सह संबंध बनाए रखने के, ठीक है, शासन के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी सह संबंध अच्छे बना के रखे थे। ठीक है, गहरी एकता बनाए रखने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनके विचार से भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, अर्थात सभी हिंदुओं, मुसलमानों एवं अन्य धर्मों के लोगों का देश है। अब गांधी जी क्या मानते थे कि यह देश जो भारत है, हिंदू, मुसलमान और जो अन्य धर्म है, उन सब का इकट्ठा देश है। ठीक है, उन सब का ही देश है जो यहाँ रहते हैं। उनकी प्रबल इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब उनकी क्या थी, उनकी यही मांग थी, यही उद्देश्य था उनका कि किसी भी प्रकार से हिंदू और मुसलमान न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, एकता को बनाए रखें। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, वह परिसर है ये वाला, ये वो जगह है जहां पर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलवाई थी और निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारे पास खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। खिलाफत का मुद्दा इसी प्रकार का एक ज्वलंत मुद्दा था। खिलाफत मतलब विरोध करना, विद्रोह करना, असहमति रखना। सन 1920 में अंग्रेजों ने तुर्कों के सुल्तान जो कि खलीफा कहलाते थे पर काफी कठोर संधि थोप दी थी। किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तुर्कों के सुल्तान पर काफी कठिन संधि थोप दी थी, जो कि खलीफा होते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भांति इस घटना पर भी भारत के लोगों में बहुत रोष था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड थी, यहाँ इस घटना पर भी भारत के लोगों में बहुत रोष था। भारत के लोग बहुत 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 गुस्सा हुए थे। ठीक है, भारतीय मुसलमानों की मांग थी कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का अधिकार बना रहना चाहिए। क्या कह रहे थे बच्चों, जो पुराने ऑटोमन साम्राज्य है वहां पर जो खलीफा के पवित्र मुसलमानों का अधिकार है वो वहां पर बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक क्या थे बच्चों, सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। क्या था बच्चों, मोहम्मद अली थे और शौकत अली, ये दो अली बंधु थे, दोनों भाई थे। ठीक है, उन्होंने सर्वव्यापी सब जगह असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना वह चाहते थे। ठीक है, गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से निवेदन किया, कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया कि वह पंजाब में हुए आक्रमण, जो जलियांवाला बाग का मैसेकर था, ठीक है, हत्याकांड जलियांवाला बाग का, तथा खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ
मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज का दावा करें। ठीक है बच्चों, तो क्या कह सकते हैं इसमें हम कि जो अत्याचार के खिलाफ अभियान चलाए गए और स्वराज का दावा किया गया, ये खिलाफत मामले में हुए अत्याचार, जो खिलाफत आंदोलन था बच्चों, जो उनके मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही थी, बहुत सारी अलग अलग अजीब अजीब संधियां थोप रही थी, उनके अगेंस्ट खिलाफत आंदोलन अभियान चलाया गया दो अली बंधुओं द्वारा, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, आगे देखिए 1921 से 1922 के बीच में मुसलमान असहयोग आंदोलन और गति मिली। जो 1921 और 1922 के बीच में क्या हुआ, जो मुसलमान आंदोलन था उनको और गति मिली। ठीक है, तो आगे क्या होता है उसमें, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, जो ब्रिटिशर्स द्वारा खुलवाए गए थे। वहां पर उनको विरोध दिखाने के लिए, अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज में जाना बंद कर दिया। बहुत से वकीलों, जैसे कि कौन कौन से वकील थे, मोतीलाल नेहरू। अब बच्चों मोतीलाल नेहरू के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। ठीक है, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली ने वकालत छोड़ दी। इन सभी ने क्या किया, अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए ब्रिटिश सरकार की जो वकालत थी, सरकारी वकालत, उससे अपना त्याग पत्र दे दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जो सरकारी विधानमंडल थे उनका बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जो विदेश से आए हुए कपड़े थे, मिल से बने हुए कपड़े थे, उनको जला करके अपना जो खिलाफ थे, उनकी अपनी खिलाफत उसको दर्शाया, अपना गुस्सा रोष दर्शाया और असहयोग आंदोलन को क्या बच्चों बढ़ावा दिया। 1920 से 22 के दौरान विदेशी कपड़ों का आयात बहुत कम हो गया। अब 1920 से 22 के दौरान क्या हुआ, जब बहिष्कार होना शुरू हो गया, पुरजोर विरोध होना शुरू हो गया, तो जो आयात होता था विदेशी कपड़ों का, उसकी मात्रा बच्चों कम हो गई। लेकिन यह तो अपने आने वाले तूफान का केवल एक झलक थी। जो आने वाला तूफान था ना बच्चों अंग्रेजों के लिए, उसकी केवल एक झलक थी। तो देश के अधिकतर भाग एक भारी विद्रोह के कगार पर खड़े थे। जो देश के बहुत सारे भाग थे बच्चों, क्या बहुत भारी विद्रोह करने वाले थे, उसके कगार पर ये खड़े हो गए थे। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए बच्चों, लोगों की पहलकदमी यानी कि पीपल्स इनिशिएटिव्स। अब लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पर। लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, मतलब हथियार नहीं उठाए लेकिन पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। परंतु कई जगह पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने मुताबिक मतलब निकालने और इस प्रकार के मार्ग चुने जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी स्थानों पर लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। अब क्या था बच्चों, कई जगह ऐसे भी थी बच्चों जहां पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्या किया, गांधी जी के आह्वान, उनको उनके प्रोत्साहन के बाद क्या किया, उन्होंने अपने मुताबिक मतलब निकाले और इस प्रकार के मार्ग चुने जो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। अब स्थानीय लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। अपने अपने एरिया वाइज क्षेत्रीय मुद्दे बनाने लगे, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने लगे। ठीक है, इन आंदोलनों में तो क्या होता है बच्चों, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा वसूले जाने वाले भारी लगान के विरुद्ध अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी क्षेत्रों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। अब क्या हुआ बच्चों, जो तटीय आंध्र प्रदेश था, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो भीतरी क्षेत्र में क्या हुआ, शराब की दुकानों की क्या हो गई बच्चों, घेराबंदी हो गई। ठीक है, वहां पर लॉक लग गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और निर्धन किसानों ने बहुत से वन सत्याग्रह किए, मतलब वनों के अधिकार जो उनको वंचित किया गया था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और वन की सुरक्षाओं के लिए भी आवाज उठाई, उनके दोहन के लिए भी आवाज उठाई। ठीक है, तो वो इनमें बहुत सारे उन्होंने वन सत्याग्रह किए। ठीक है, इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क के बिना भी अपने जानवरों को जंगल में चराने के लिए छोड़ देते थे। अब विरोध इस प्रकार कि जहां पर उनको जानवर चराने के लिए मना था, वहीं पर वो गुस्से में जानवरों को छोड़ देते थे, जहां से वो जानवर चरते थे, घास खाते थे। उनका विरोध का कारण यह था कि औपनिवेशिक शासन ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया। अब उसके विरोध में, गुस्से में जो औपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जो वन अधिकार थे वह और भी सीमित कर दिए। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे
वन कानूनों को समाप्त करा देंगे। बहुत से वन गांवों में किसानों ने स्वराज की घोषणा कर दी, क्योंकि उन्हें आशा थी कि गांधी जी राज शीघ्र ही स्थापित होने वाला है। अब क्योंकि वो समझते थे जिनके ऊपर ये थोपे जा रहे थे कर्ज, इन गरीब किसानों के ऊपर और ये जो मजदूर थे, इनको आशा थी कि गांधी जी के विचारों को अगर हम समर्थन देंगे तो जल्द ही गांधी राज आ जाएगा और उन्हें उनके करों में माफी हो जाएगी, कर कम हो जाएंगे, उनका जीवन थोड़ा सुधर जाएगा। अब सिंध, जो कि अब कहाँ पर है बच्चों, अब पाकिस्तान में आता है ये। सिंध में मुसलमान व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया खिलाफत आंदोलन में। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग गठबंधन ने सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया तथा राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। ठीक है, अब क्या था, बंगाल में भी खिलाफत आंदोलन, असहयोग बढ़ गया आंदोलन। ठीक है, और गठबंधन ने क्या किया, जो सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया, जो सांप्रदायिक एकता थी वो बढ़ने लगी, हिंदू मुसलमान एक होने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन को क्या बच्चों एक नई पावर मिल गई हिंदू मुस्लिम एकता से। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की मदद से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। किसने, पंजाब में सिखों ने, अकाली दल ने। ठीक है, अकाली आंदोलन चलाया। ठीक है, अकाली आंदोलन क्या था बच्चों, जो अंग्रेजों, अकाली आंदोलन ने क्या किया था, अंग्रेजों की मदद से गुरुद्वारे में क्या जो घुसपैठिए बोल सकते हैं, यानी कि जो भ्रष्ट महंत थे वो बैठे थे, उनको हटाया। उनको हटाने के लिए सिख में पंजाबियों ने क्या क्या चलाया बच्चों, आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ नजर आता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग आरंभ कर दी। गांधी के नाम पर, गांधी के सपोर्ट से उन्होंने क्या किया, चाय बागानों के जो मजदूर थे उन्होंने अपने वेतन में मांग की बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व के वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। जो अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत आते थे, जिनके स्वामी अंग्रेज थे, उन बागानों में बच्चों उन्होंने क्या किया, नौकरी करना ही छोड़ दिया। ठीक है, उनका मानना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस समय के बहुत से असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण के स्थान पर गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। जो उस समय बच्चों जो असम के जो असमिया गीत होते हैं जिसमें कृष्ण का गुणगान होता है, तो कृष्ण के स्थान पर कई जगह पर गांधी राज का गुणगान किया जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए, जनता के महात्मा, द पीपल्स महात्मा। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि कई स्थानों के लोग गांधी जी को एक प्रकार का मसीहा या एक ऐसा व्यक्ति समझने लगे थे जो उन्हें परेशानियों और गरीबी से मुक्ति दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। तो बच्चों क्या था, ये जो सारे उदाहरण हैं इनके आधार पर समझ सकते हैं कई स्थानों पर गांधी जी एक प्रकार का क्या थे बच्चों, मसीहा के रूप में उभर रहे थे। ठीक है, गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति के रूप में लोग उन्हें जानने लगे थे जो उनकी गरीबों की परेशानियां, उनकी गरीबी से उन्हें मुक्ति दिला सकते थे। ऐसा गांधी जी की छवि बनती जा रही थी। जो गांधी जी जो वर्गीय टकराव थे, जो वर्गों में आपसी टकराव होते थे, उनकी एकता के समर्थक थे। उनको वापस से उन टकराव को खत्म करके उनको एक करना चाहते थे। लेकिन किसान समझते थे कि गांधी जमींदारों के विरुद्ध उनके संघर्ष में सहायता करेंगे। खेतीहर मजदूरों को विश्वास था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। ऐसा था बच्चों की लोगों को विश्वास था कि गांधी जी हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगे, हमें कर्ज से मुक्ति करा देंगे, उन्हें जमीन दिला देंगे। ये सब कई बार आम जनता ने स्वयं अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया, खुद की उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को महान बना दिया। उदाहरण के तौर पर एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि अब कहाँ है बच्चों, उत्तर प्रदेश बन गया है, जो कि अब स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनन बेदखली को रुकवाने में सफलता प्राप्त कर ली। जो पट्टेदार जो लोग होते हैं उनकी जो गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करते हैं, उनके कब्जे को रुकवाने में सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, किसने बच्चों, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद, ठीक है, गांधी जी ने। लेकिन वे मानते थे कि यह सफलता उन्हें गांधी जी के कारण मिली है। कई बार गांधी जी के नाम पर आदिवासियों और किसानों द्वारा ऐसी कार्यवाही भी की गई जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। और कई बार ऐसी जो गांधी जी के नाम पर आदिवासियों के द्वारा और किसानों के द्वारा ऐसी गतिविधियां की गई जो कि गांधी जी के विचार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। आगे देखिए बच्चों,
1922 से 1929 तक की बच्चों क्या है घटनाएं हैं यहाँ पर। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 से लेकर के 1929 तक की। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों का समर्थन नहीं करते थे, वह हिंसा पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। इस वजह से फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे हिंसा के एकदम विरुद्ध थे। जब किसानों ने मजदूरों ने मिलकर पुलिस चौकी को आग लगा दी, हिंसा कर दी, तो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को तुरंत ही अचानक से वापस ले लिया, क्योंकि वो क्या थे बच्चों, वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। उस हिंसा में 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए आपे से बाहर हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी थी। अब किसानों ने बच्चों जो पुलिस थाने पर उस पर आग क्यों लगाई, इसलिए आग लगाई थी क्योंकि किसानों ने क्या किया था, किसानों के ऊपर जो पुलिस वाले थे उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन पर भी उन पर गोली चला दी थी। और इस घटना में बच्चों क्या हुआ था, आग जलाने के बाद पुलिस चौकी में 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य आरंभ करने पर बल देने लगे। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं ने तर्क दिया कि पार्टी को परिषद चुनाव में भाग लेना चाहिए तथा परिषदों द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। अब जो मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, उन्होंने क्या बोला और अन्य नेताओं के साथ मिलकर तर्क दिया। उन्होंने यह बात बोली कि जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, उसको परिषद चुनाव में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए और परिषद के द्वारा सरकारी नीतियों का क्या करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, उसमें अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, 20 के दशक के बीच में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की वजह से गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में बहुत सहायता मिली। अब क्या था बच्चों, 20 के दशक में जो गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनके अनुयायी थे, गाँव में क्या, समाजों में क्या सामाजिक कार्य थे, उनकी वजह से गांधीवादियों को अपना आधार बनाया, अपने आप को और मजबूत करने में उनको सहायता मिली। ठीक है, 1930 में आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 1930 में क्या हुआ था, आरंभ हुआ था किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, ये जनाधार बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। ये जनाधार मतलब ये आंदोलन बहुत ही प्रॉफिट लेकर के आया, इस आंदोलन से बहुत फायदा हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS कहा जाता है, की स्थापना 20 के दशक के बीच की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं का जो संगठन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS कहते हैं, ये दो पार्टियां थी, 20 के दशक की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो आज भी काम कर रही है। ठीक है, भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों के विचारों में काफी अंतर रहा है। जो भारत के भविष्य, उसके भविष्य के बारे में इन पार्टियों के अंदर विचारों में क्या बहुत ज्यादा अंदर रहा, विचार अलग अलग रहे हैं। अपने अध्यापकों की मदद से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए, यानी कि आपको बच्चों अपने टीचर से क्या करना है, डिस्कशन करना है इसके बारे में। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। ठीक है, भगत सिंह भी उभर रही उस टाइम। इस दशक के अंत में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। क्या किया बच्चों, कि पूर्ण स्वराज दिया जाए। ठीक है, यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब हुआ बच्चों, 1929 में पारित किया गया, जिसके आधार पर क्या 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब क्या हुआ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित की थी, ठीक है, अब जिसके यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1929 में पारित किया गया, जिसके आधार पर, उसी के बेसिस पर 26 जनवरी को 1930 में क्या बच्चों, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को बनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। अब इसमें बच्चों क्या है कि 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भेजा था भारत के अंदर, और इस आयोग में क्या था, भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला लेना था। मतलब वो जो राजनीतिक फैसले वो सभी कौन लेगा, वो लेगा साइमन कमीशन। ठीक है, इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि था ही नहीं, जबकि आयोग था भारतीयों के लिए। इस निर्णय के कारण भारत में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने
भी आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया। सभी जो अन्य संगठन थे उन्होंने भी क्या किया, इसके बहिष्कार का क्या किया बच्चों, निर्णय लिया बहिष्कार करने का। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया, प्रदर्शन किया गया, उनका विरोध किया गया, उनको वापस भेज दिया, साइमन गो बैक के नारे लगा दिए गए। प्रदर्शनकारियों का नारा था, क्या नारा था बच्चों, किस किस नारे से उन्होंने भगाया उनको, साइमन वापस जाओ, ठीक है, क्या बोलते हैं, गो बैक साइमन, ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है, ऐसा उन्होंने नारा दिया और उसका पुरजोर काले झंडों के साथ विरोध किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में भी बच्चों, ये चित्र है चित्तरंजन दास का, जो क्या थे बच्चों, वे स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे, वे पूर्वी बंगाल में वकील थे, असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहे, जिन्होंने अपनी वकालत को भी त्याग कर दिया था जलियांवाला घटना के बाद अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास दांडी मार्च, द दांडी मार्च। तो बच्चों इसको शुरू करते हैं। पूर्ण स्वराज आसानी से मिलने वाला नहीं था। कैसे मिलता है बच्चों, हम चंगुल में थे ब्रिटिशर्स के, तो इसके लिए लोगों को संघर्ष करना था। सन 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे और उसके लिए अपनी यात्रा जुलूस निकालेंगे। इस दौरान नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था, केवल नमक बनाने पर, उनकी बिक्री करने पर, केवल उनका व्यापार करने पर केवल और केवल सरकार का ही अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी भाग होता है। नमक क्या है, हमारे भोजन का एक बुनियादी सुविधा है, बुनियादी भाग है। नमक सत्याग्रह ने आजादी की व्यापक इच्छा को लोगों की एक विशेष शिकायत के रूप में सभी से क्या किया, जोड़ दिया था, और इस प्रकार अमीरों व गरीबों के बीच मतभेद उत्पन्न नहीं होने दिया। क्या था, अब विशेष शिकायत के रूप में सभी से जोड़ दिया इस नमक आंदोलन को, और इससे क्या हुआ, अमीर, क्योंकि जो अमीर हो या गरीब हो, दोनों को नमक खाना है और दोनों टैक्स दे रहे हैं, तो इसीलिए इस आंदोलन में दोनों ही शामिल, दोनों में एकता आई, अमीर में भी और गरीब में भी, ठीक है, कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होने दिया इसने। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल पहुंच गए, ठीक है, और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक उठाकर नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया और कहा कि नमक क्या है, हमारी बुनियादी सुविधा है, हम आपके नमक कानून को नहीं मानते, ठीक है। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के माध्यम से आंदोलन को उछलने की कोशिश की, ठीक है। अब जो सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों, जो शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, इनके शांतिपूर्वक सत्याग्रह को निर्ममता से, क्रूरता से दमन करने का प्रयास किया, ठीक है। हजारों आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया गया। कितने हजारों लोगों को कहां भेज दिया गया बच्चों, जेल भेज दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते अंततः आखिर में क्या हुआ, सन 1935 में 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया। क्या मिला बच्चों 1935 में, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इंडिया ने घोषणा की कि सन 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। जब चुनाव कराए गए बच्चों, तो परिणाम में क्या मिला, 11 में से 7 जगह पर किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। भारतीय स्तर पर 2 वर्ष के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये की वजह से कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में सहायता देने को तैयार थे। अब जो हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये की वजह से जो कांग्रेस के ब्रिटेन नेता थे, ठीक है, कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के ब्रिटेन के युद्ध के जो प्रयास थे उनमें सहायता देने के लिए क्या हो गए बच्चों, तैयार हो गए। और ये कब हुआ बच्चों, 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, ठीक है। 2 वर्ष का शासन किया था गवर्नमेंट ने, इंडिया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इंडिया पर। अब यहाँ देख सकते हैं 11 में से 7 सीटें बच्चों उन्होंने जीती थी चुनाव में। यह बच्चों यहाँ पर नमक कानून तोड़ा जा रहा है। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक उठाते हुए नमक कानून का उल्लंघन कर रहे दांडी है, और ये 6 अप्रैल 1930 की घटना है बच्चों, ठीक है। अब गांधी जी को देख सकते किस प्रकार वो नमक आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद
भारत को आजाद कर दिया जाए। ये सहमति पर कांग्रेस लोग के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को क्या किया, समर्थन दिया कि जब हम आपको समर्थन देंगे लेकिन उसके बदले में आपको भारत को आजादी देनी पड़ेगी। ठीक है, अंग्रेजों ने उनकी यह बात नहीं मानी। विरोध में कांग्रेस सरकार ने क्या किया बच्चों, इस्तीफा दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया सरकार से। अब आगे देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अंदर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही कांग्रेस नेताओं ने महसूस किया कि भारत में ब्रिटेन के लोगों की कॉलोनी है। भारत में क्या है, ब्रिटेन लोगों की क्या है, कॉलोनी है। भारत एक औपनिवेशिक देश है ब्रिटिशर्स का द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है, इससे जापान भारत पर आक्रमण कर सकता है और क्या कर सकता है, जो जापान है वो भी भारत पर आक्रमण करके अपना कब्जा कर सकता है। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। किसकी घोषणा की, भारत छोड़ो आंदोलन की। अब 8 अगस्त 1942 में मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस संघ ने भारत में ब्रिटिश सरकार ने अंतिम चरण को समाप्त करने के लिए क्या किया बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कब बच्चों, 8 अगस्त 1942 में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस की क्या थी, कांग्रेस संघ ने क्या किया बच्चों, भारत में ब्रिटिश सरकार संघ ने भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अंतिम चरण को समाप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ठीक है बच्चों, तो अखिल भारतीय कांग्रेस संघ ने क्या किया, कौन सा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ठीक है, कांग्रेस ने पूरे देश में जन संग्राम छेड़ने का निश्चय किया, पूरे देश में आजादी का जन संग्राम बिगुल बजाने का निर्णय किया। गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्र से प्रेरित होकर करो या मरो का क्या नारा दिया। ठीक है, या तो करो या तो मरो, या तो आजादी लो या तो मर जाओ। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री व बच्चे ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा। सबको लगा कि अब हमारा भारत आजाद होने वाला है। लेकिन कांग्रेस आंदोलन आरंभ करती इससे पहले ही सरकार का रवैया सख्त हो गया। ठीक है, कांग्रेस ने जैसे आरंभ करने की सोची आंदोलन को, कांग्रेस का जो सरकार थी उसका रवैया क्या हो गया, बहुत सख्त हो गया। 9 अगस्त की सुबह होते ही गांधी जी ने नेहरू जी एवं हजारों कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को, नेहरू जी को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कब बच्चों, 9 अगस्त के दिन। ठीक है, वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे और कांग्रेस एक बार फिर असफल हो गई। इस गिरफ्तारी की खबर संपूर्ण देश में आग की तरह फैल गई और चारों ओर लोगों का गुस्सा भड़क गया। देश के चारों ओर हड़तालें हो गई। ठीक है, विद्यालय, कारखानों व कॉलेजों में लाठीचार्ज एवं फायरिंग की गई। बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया। ठीक है, क्रोधित लोगों ने हिंसा का सहारा लिया, सबने आंदोलन छोड़ दिया, सबने हिंसा का सहारा ले लिया। उन्होंने ब्रिटिश इमारतों, पुलिस स्टेशनों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों आदि इत्यादि पर क्या कर दिया बच्चों, आक्रमण कर दिए। उन्होंने टेलीफोन की तारें काट दी और रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया। सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी। मद्रास और बंगाल इससे अधिक प्रभावित हुए थे। मद्रास और बंगाल में अधिक उपद्रव देखने को मिला। कुछ स्थानों पर लोगों ने स्वयं की सरकारें भी स्थापित कर दी, खुद का शासन भी, स्थानीय शासन लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार इससे बौखला गई और उसने निहत्थे लोगों पर क्या, लाठीचार्ज व फायरिंग शुरू कर दी, गोलीबारी शुरू कर दी। ठीक है, आक्रमणकारियों को उनके घरों से खींचकर यातनाएं दी जाने लगी, यातना दी गई। ठीक है, दिसंबर 1942 से 42 तक 60,000 लोगों को जेल भेजा गया। कब भेजा गया बच्चों, दिसंबर 1942 में। कहाँ भेजा गया, 60,000 लोगों को कहाँ भेजा गया बच्चों, जेल भेजा गया। आजाद हिंद फौज बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन में देश की सीमाओं के बाहर नई योजनाएं बनाई जा रही थी। जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, इसके अंदर देश की सीमाओं के बाहर भी नई योजनाएं बनाई जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस सहायता के लिए मार्च 1941 में सोवियत यूनियन जाकर के क्या बच्चों, वहां पर जाकर के वो छिप गए थे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। किसकी सहायता से बच्चों, जर्मनी की सहायता से और जापान की सहायता से उन्होंने अपनी एक फौज बनाई जिसका नाम क्या था, कौन सा गठन था उनका, आजाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध में बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। कितने सैनिक आ गए अपनी खुद की इच्छा से बच्चों, 50,000 सैनिक बच्चों आजाद हिंद फौज में खुद ही भर्ती हो गए थे। उन्होंने आम नागरिकों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का क्या किया, आग्रह किया। आम जनता से भी उन्होंने अनुरोध किया कि आइए देश की सेवा कीजिए और किसमें, फौज में शामिल हो जाइए और लड़ाई में अपना योगदान दो। ठीक है, इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। उसमें कौन थी बच्चों, महिलाएं सोल्जर्स थी। ठीक है,
आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उनको क्या कहते थे प्यार से बच्चों? उनको प्यार से नेताजी कहते थे। उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। क्या नारा दिया बच्चों? उन्होंने एक नारा दिया जय हिंद, दूसरा नारा दिया दिल्ली चलो। 4 जुलाई 1944 को उन्होंने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए क्या कहा बच्चों की भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उन्होंने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा किसने नारा दिया बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने रेडियो प्रसारण से गांधी जी को महात्मा क्या पूरे राष्ट्रपिता बोलते हुए संबोधित करते हुए कहा कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अंतिम चरण चल रहा है भारत की स्वतंत्रता का और हम अब जल्दी ही स्वतंत्रता मिलने वाली है हमें। और भारत के जो आम नागरिक हैं उन तक अपनी क्या नारा पहुंचाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब अपने जानों की बाजी मत करो, जानों की आहुति लगाओ ताकि आपको क्या बच्चों? आजादी मिल पाए। आजाद हिंद फौज ने रंगून जो कि यंगून से दिल्ली के लिए कूच किया। रंगून से कहां आई? दिल्ली आई। आजाद हिंद फौज बर्मा जो कि अब क्या है बच्चों? म्यांमार है, तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती आई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापान की क्या हो गई? पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई, क्योंकि जो जापान था उसकी स्थिति चरमरा गई, उसके ऊपर अटैक हो गया था। ठीक है, अब आजाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनकी फौज डिसमिस हो गई। ठीक है, सब हार गए और उनकी फौज संगठन भी टूट गया क्योंकि जापान हार गया था, जो सहायता नहीं कर पा रहा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र है ये हमारे सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी का चित्र है, जो हमारे एक महान फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आगे देखिए कैबिनेट मिशन योजना, इसको कैबिनेट मिशन प्लान भी कहते हैं। तो बच्चों जुलाई 1942 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहां मजदूरों के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। क्या बने? जो सरकार बदल गई और वहां पर जो मजदूरों के जो नेता थे एटली ब्रिटेन, वो क्या बने बच्चों? वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मजदूर दल नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। जो मजदूर दल के नेता थे वो क्या थे? भारत को स्वतंत्रता मिल जाए इसके पक्ष में थे। ठीक है, इन परिस्थितियों में इंग्लैंड प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की एक समिति भी भेजी भारत में। ठीक है, इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं और ये समिति किस नाम से जानते हैं हम उसको बच्चों? उसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। भारतीय नेताओं के विचार विमर्श करने के बाद कुछ दो मुख्य क्या निर्णय लिए गए। कौन से थे बच्चों वो दो मुख्य निर्णय? आइए देखते हैं। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए जिससे राजनीतिक दलों का क्या समर्थन प्राप्त हो। जब अंतरिम सरकार का गठन होगा तो उसमें क्या राजनीतिक दलों को क्या मिलेगा बच्चों? समर्थन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या था? भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की जाए। मतलब एक संविधान सभा बनाई जाए जिसमें भारत का संविधान बनाने की सभी गतिविधियां होंगी। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेताओं में एक आंतरिक सरकार बनाई गई और संविधान सभा करने की तैयारियां शुरू की गई। अब जवाहरलाल नेहरू के जो नेता थे उन नेताओं के साथ एक आंतरिक सरकार बनाई गई और संविधान सभा की तैयारी जो है वो बनाने की शुरू की गई। ठीक है, स्वतंत्रता और भारत विभाजन, सो फ्रीडम एंड इंडिया डिवीजन। तो बच्चों क्या है? मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन नया वायसराय बनकर भारत आया। कौन भारत आया? जो मार्च 1947 में ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? हमारे भारत के नए वायसराय थे। और हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि आजाद भारत के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, पहले और आखिरी वायसराय थे आजाद भारत के। तो उसने भारत को दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। बंटवारा हो गया बच्चों यहाँ पर पाकिस्तान और भारत का। इस प्रकार दो अलग अलग राज्य बनने का अंतरिम रूप से निर्णय लिया गया। इसी समय बहुत से भागों में हिंदू मुसलमान दंगे भड़क उठे। विभाजन की घोषणा से पंजाब और बिहार में दंगे भड़क गए। ठीक है, इसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग क्या हो गए? लाखों लोग बेघर हो गए। इस खून खराबे को रोकने के लिए कांग्रेस
विभाजन के लिए क्या हो गई बच्चों, तैयार हो गई कि खून खराबा रुक जाए, ये विभाजन ही सही लेकिन ये मार काट जो है वो रुक जाए। ठीक है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। कब पारित किया गया, 1947 में। ठीक है, पार्लियामेंट में कानून पारित किया गया जिसको नाम दिया गया भारतीय स्वाधीनता अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। भारत में और पाकिस्तान में किसी में भी शामिल हो सकती हैं। जो रियासतें हैं, देसी रियासतें, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देश को अपना राज्य, अपना स्थान बना सकती हैं। इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। अब क्या हुआ, भारत में स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया इस प्रकार से। और जो पहले आजाद भारत के वायसराय थे वो कौन थे बच्चों, वो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल आजाद भारत के लॉर्ड माउंटबेटन बने। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तन के साथ लागू रहेगा। जब तक कोई नया संविधान बनकर हमारा तैयार नहीं होता तक 1935 का ही जो हमारा कुछ परिवर्तन करके उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करके वही हमारा आधार रहेगा राज करने का भारत के अंदर। और बच्चों, भारत की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो यहां देख सकते हैं हम यूरोप में युद्ध की समाप्ति के बाद अप्रैल 1945 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। राष्ट्रीय नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो राष्ट्रीय नेता थे उनको जेल से रिहा कर दिया गया, आजादी मिल गई थी। ठीक है, लोगों ने दूसरी ओर रुख किया। अब शायद स्वतंत्रता का अंतिम संग्राम था। अब क्या था लोगों में, ये यूरोप में युद्ध की समाप्ति के बाद अप्रैल क्या हुआ, 1945 में भारतीय संग्राम ने क्या किया, एक नया मोड़ ले लिया। राष्ट्रीय नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। अब ये क्या था, अंतिम चरण था, भारत की आजादी का अंतिम संग्राम था। तो यह जुलाई 1946 में डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक अखिल भारतीय हड़ताल, अगस्त 1946 में दक्षिण भारत के रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अब क्या था, डाक विभाग में 1946 में क्या था बच्चों, डाक विभाग में और तार विभाग के जो कर्मचारी द्वारा उन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय हड़ताल की। तथा उसके साथ ही 1946 में क्या हुआ, दक्षिण भारत के रेलवे कर्मचारियों ने भी क्या कर दी बच्चों, हड़ताल कर दी। किसानों का स्वाधीनता आंदोलन भी क्या था, अपनी चरम सीमा पर था, एकदम हाई पीक पर था कि अब सबके अंदर जोश आ चुका था कि हम अपने हकों को, अपने अधिकारों को लेके रहेंगे, स्वराज हम लेके रहेंगे। आगे देखिए, हैदराबाद, मालाबार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र में भी उच्च करों को लेकर जमीनी विवाद होते रहे। विद्यार्थियों ने भी विद्यालयों में जाना बंद कर दिया, सबने बहिष्कार कर दिया। ठीक है बच्चों, देश में एक जन आंदोलन छिड़ गया, सभी पूरे भारत एक हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत में ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। फिर लगभग बच्चों 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद यह प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। लाखों लोगों के बलिदानों का फल था। स्वतंत्र भारत का सपना साकार हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बने बच्चों, प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 महीने के बाद भारत को एक बार फिर दुखी होना पड़ा। कब बच्चों, केवल और केवल 5 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी अनुपस्थिति आज प्रत्येक भारतीय को महसूस होती होगी क्योंकि उन्होंने आजादी में, भारत को आजादी दिलाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बच्चों आइए पाठ के बाद कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। तो सन 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। इसके तहत भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का पूरा अधिकार छीन लिया गया था। वह कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकते अपने सेफ्टी के लिए। अब शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के विरुद्ध चल रहे आंदोलन का एक भाग था। अब शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की जो मांग नस्लवाद के विरुद्ध चल रहे थे आंदोलन का क्या था बच्चों, उसी का एक भाग था। मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से जनता को क्या करना, अवगत यानी कि जागरूक करवाना चाहते थे। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, बदल चुकी थी। लोगों में रोष आ चुका था और विद्रोह की भावना उग्र हो गई थी। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, अब 1921 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन को और गति मिली। ठीक है, गांधी की वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। मतलब राष्ट्रीय एकता, हर वर्ग में एकता होनी चाहिए, केवल और केवल भारत के नागरिक के तौर पर अपनी पहचान रखनी चाहिए। 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कर दी बच्चों, घोषणा कर दी। ठीक है, जिसमें क्या जो जन समुदाय था उसके अंदर और ज्यादा जोश और अपने देश के लिए जागरूक, अपने देश के लिए स्वतंत्रता और स्वराज की भावना ने क्या किया बच्चों, आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, यूरोप में युद्ध की समाप्ति के बाद अप्रैल 1945 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को ने एक नया मोड़ लिया, यानी कि अंतिम चरण बन गया किसका बच्चों, ये स्वतंत्रता प्राप्ति का। अब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ जिसमें हमने स्वतंत्रता संग्राम के पूरी यात्रा का अच्छे से यात्रा वृत्तांत समझा पड़ा है और अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कुर्बानियों को, उनके किए गए महान कार्यों को आदरपूर्वक समझा है। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।